प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास में यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो बच्चों आज की जो हमारी यूनिट रहेगी वो गति के नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन रहेगा। और ये बच्चों आपके जो होम एग्जाम्स होते हैं उसमें जो आपकी यूनिट आपकी जा रही है वो 7 नंबर की जा रही है। ठीक है, तो यानी कि आपका इसमें से एग्जाम में जो आएगा बच्चों 7 नंबर का आएगा। ठीक है, 7 से 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जो आपने एनसीईआरटी ने जो आपके लिए सिलेबस डिसाइड किया है उसमें जो यूनिट के नंबर डिविजन किए हैं इसमें हमारे यहाँ पर या डिवाइड किए हैं, तो बच्चों 7 नंबर की यूनिट आपको दी गई है। ठीक है, तो उसमें से जो आपका एग्जाम में जाएगा बच्चों वो 7 मार्क्स का जाएगा। और इसके अंदर बच्चों केवल हमारा एक ही चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बच्चों यही रहेगा, गति के नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों अगर हम जाते हैं तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर होगा बच्चों आपका, ये चैप्टर नंबर आपका होगा 4। ठीक है, न्यू पैटर्न या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका इस सत्र के लिए रखा गया है। कौन सा सत्र बच्चों? 2023। और हम बात करें अगर 24 के लिए, और इस यूनिट के अंदर बच्चों केवल आपका एक ही चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 रहेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4, गति के नियम, है ना। 7 नंबर के लिए इसको पढ़ने वाले हैं। आइए बच्चों, चलिए बच्चों आइए देख लेते हैं चैप्टर में। बच्चों आपका ये 4 चल रहा है। ठीक है, और आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर होगा ये आपका इस चैप्टर का लेक्चर नंबर आपका ये होगा 1। ठीक है, तो लेक्चर नंबर कौन सा है बच्चों? आपका ये 1 है, गति के नियम, है ना, लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पे स्टडी करने वाले बच्चों बल के बारे में, फोर्स के बारे में, कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लगता है तो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से वर्क नहीं करता है। यानी कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे वो बिना फोर्स के ना तो अपनी जगह से हिलेंगे, और मान लो कोई आपका ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो ना ही वो बिना बल के रुक पाएगा। ठीक है, तो दोनों ही अवस्था में यहाँ पे बच्चों बल की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे बच्चों हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कि बल क्या है आपका। तो देखिए, यदि अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों आपको ये वाला, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि यदि मैदान में एक फुटबॉल विराम अवस्था में है। ठीक है, तो यदि आपको कोई मैदान में कोई फुटबॉल है तो वो वैसी ही रहेगी बच्चों जब तक कि उस पर कोई किक ना करे, यानी कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करे। ठीक है, तब उसे गति कराने के लिए तब उसे गति कराने के लिए किसी ना किसी को सब बच्चों अवश्य ठोकर यानी कि उसको किक करना होगा, तभी वो वस्तु आपकी यानी कि जो आपकी बॉल है वो मोशन में आ पाएगी। ठीक है, जैसे बहते हुए पानी में कागज की नाव छोड़ने पर नाव की गति करती है गतिशील वायु गतिशील वायु। पेड़ों की शाखाओं के साथ अन्य वस्तु जैसे पतंग की गति, है ना, पतंग की गति कराती है। तो स्पष्ट है कि किसी पिंड को विराम से गति कराने के लिए किसी बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। कि कोई भी बाहर से एक ऑब्जेक्ट यानी कि फोर्स अप्लाई करता है तब वो जाके आपकी वस्तु गति करती है, यदि आपकी वस्तु विराम की अवस्था में रखी हुई है। ठीक है, तो यानी कि फोर्स की हमको आवश्यकता बच्चों होती ही होती है यहाँ पर। ठीक है, इसके विपरीत अगर देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि यदि कोई वस्तु आपकी गति कर रही है ना, किसी गति करती फुटबॉल को या आनंद तल का बच्चों मतलब इस तरीके से होता है कि जैसे अगर आपके पास में मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से ये आपके पास में अनंत तल यानी कि इसको अगर इस तरीके से मिला, तिरछी की लाइन होती है। ठीक है, तिरछी की लाइन होती है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों में ऐसा मान ले कि आपके पास में ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये गति करेगा बच्चों जब ये आपका गति करेगा इस दिशा में, ठीक है, तो इस दिशा में जब बच्चों ये गति कर रहा होगा तो उस केस में इसको रोकने के लिए, है ना, तो हमें बल की आवश्यकता होती है। इसको रोकने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। लुढ़कते के गेंद को या क्रिकेट के बल्ले से टकराकर आती गेंद को गति की विपरीत दिशा में बल लगाकर रोका जा सकता है। तो इसका मतलब अगर आपके बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे भी आपको दिखाया यहाँ पे कि अगर ये गति हो रही है आपकी, ये वी वेग से मान लो गति कर रहा है, तो आपको जो बच्चों यहाँ फोर्स लगाना होगा, फोर्स जो आप अप्लाई करेंगे इस केस में यहाँ पे, तो वो इसके जस्ट अपोजिट फोर्स को आप लगा के चलेंगे। ठीक है, विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तब जाके आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रुक पाएगा। अभी देखेंगे यहाँ पे इसके कंपोनेंट किस तरीके से वर्क करते हैं यहाँ पे। नॉर्मली हमें बस इतना सीखना है यहाँ पे कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था से बच्चों वो गति की अवस्था में तब आएगी जब उसको कोई बाह्य बल लगेगा। और यदि कोई वस्तु बच्चों आपकी गति की अवस्था में है तो उसको रोकने या उसको स्लो करने या उसको मंद करने के लिए भी किसी बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की बच्चों आवश्यकता होती है। ठीक है,
बातें समझ में आ पा रही होंगी आपके? अगर यहाँ तक बच्चों बातें आपके समझ में आ पा रही हैं तो आगे चल लेते हैं। यदि कोई फुटबॉल गति करती है तब उसकी गति की दिशा में परिवर्तन के लिए उस पर गति की दिशा से किसी भिन्न दिशा में ठोकर लगानी पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार गेंदबाज द्वारा फेंकी गई क्रिकेट की गेंद की गति की दिशा को बदलने के लिए बल्लेबाज उस पर बल्ले से गेंद की विपरीत दिशा में विपरीत गति की दिशा से किसी भी भिन्न दिशा में बल लगाता है। अतः स्पष्ट है कि गति की दिशा में परिवर्तन के लिए भी बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट गति की अवस्था में आ रहा है और उसकी आपको दिशा बदलनी है तो उस केस में भी आपको कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना होगा, तब जाकर उसकी गति की दिशा बदल सकती है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि एक बॉलर आपका गेंद फेंकता है तो बल्लेबाज उसको टच करा देता है, तो जो गेंद सीधी आ रही होती है वो बाउंड्री की तरफ चली जाती है, यानी कि उसकी गति की दिशा बदल जाती है। ठीक है, यानी कि वो रुकती नहीं है ना, उसको जब हिट करता है तो दिशा बदल जाती है, जो गेंद स्टंप्स के पास जा रही थी वो बाउंड्री की तरफ जाने लगती है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें गति की दिशा बच्चों बदलनी है, रोकने के लिए भी बल लगाना होगा, विराम से अगर गति करवानी तो भी बल लगाना होगा, और उसकी दिशा बदलनी है बच्चों तो भी हमको ये बल लगाना ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चों हम ये सीख पा रहे हैं कि आप बल जो होगा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी विराम में रखी वस्तु को गति कराने में आवश्यक होता है, या गति करती हुई वस्तु को बच्चों रोकने में आवश्यक होता है, या गति करती हुई वस्तु की गति की दिशा बदलने के लिए आवश्यक होता है। तो इन तीनों कारकों में हमें बाह्य बल की बच्चों आवश्यकता होती है। बिना बल के कोई भी आपका ऑब्जेक्ट वो ना तो रुकेगा, ना वो गति करेगा, ना बच्चों उसकी दिशा परिवर्तित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गति की दिशा में परिवर्तन के लिए भी बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। अतः बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति की अवस्था अथवा गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न या प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप बात समझ पाए? चलिए, अगर यहाँ पे बच्चों आपकी बात क्लियर हो जाती है तो आगे चल लेते हैं। जैसे बच्चों अगर हम यहाँ पे देखते हैं बल के प्रभाव, है ना, तो बल का जो प्रभाव बच्चों यहाँ पे पहला जाता है आपका कि बल जो है वस्तु के आकार को बदल सकता है। बल क्या है? वस्तु के आकार को बदल सकता है। जैसे आप देखते होंगे बच्चों, अगर आपके पास में कोई रबड़ वाली गेंद है ना, जो उसको प्रेस करते हैं, जब उसको प्रेस करते हैं बच्चों तो उसमें गड्ढे सो जाते हैं, जगह जगह वो दब जाती है ना, तो जो गेंद आपकी गोल हुआ करती है वो उसका आकार चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप कहें कि गीली मिट्टी से बना कोई खिलौना अगर आपके पास में जाता है तो जैसे आप उसको हाथ से खींचेंगे बच्चों तो उसका आकार बदल जाएगा। ठीक है, उसका आकार बच्चों बदल जाता है। लाइक जैसे आपके पास में कोई स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो जो स्प्रिंग की लेंथ होती है, जो लंबाई होती है बच्चों, वो बल लगाने से परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसका आकार बच्चों चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बल क्या है? जब बल एक ऐसी वस्तु पर लगाया जाता है जो चलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जो चलने के लिए स्वतंत्र नहीं है तथा वह दृढ़ नहीं है, जैसे हमारे अभी बताया आपको स्प्रिंग होगी, है ना, रबड़ वाली गेंद होगी आपकी, इस तरीके से तो वस्तु का आकार बदल जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें यहाँ पे रबड़ की गेंद को हथेलियों के बीच में रख कर दबाने पर वह पिचक जाती है। ठीक है, क्योंकि वो गति की अवस्था में नहीं आ पाती। जब दोनों हथेलियों के बीच में हम किसी गेंद को रखेंगे तो बच्चों वो बिछ जाएगी, पिचक जाएगी, तो उसका आकार बदलेगा, क्योंकि वो ना तो इधर से गति कर पा रही, ना बच्चों वो इधर से गति कर पा रही, चूंकि पर बल जरूर लग रहा है वहां पर। ठीक है, स्प्रिंग या रबड़ की डोरी को खींचने पर उसकी लंबाई बच्चों बढ़ जाती है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो बल का प्रभाव होगा, बल क्या है? बल किसी वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। कब बदलेगा? जब वो गति की अवस्था में बच्चों नहीं आ पाएगी बल के लगने से, तो बल उसके आकार को बदल सकता है या बदल देगा। ठीक है, नंबर 2, बल गतिमान वस्तु को रोक सकता है। ठीक है, अथवा स्थिर वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है। जैसे भी आपको बताया था कि यदि आपके पास में कोई भी मतलब एक मेज है, ठीक है, एक मेज पे मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो विराम की अवस्था में रहेगा, तो अगर हम धक्का लगाते हैं हथेली से तो वो आगे की तरफ गति करने लगता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में ये इस तरीके से हम अगर अभी ये विराम की अवस्था में जैसे हम इस पर हाथ लगा रहे हैं तो ये गति की अवस्था बच्चों
आने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से गति करने लगता है। तो देखिए, जब बल एक ऐसी दृढ़ स्थिर वस्तु पर लगाया जाता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, जो चलने के लिए स्वतंत्र है, तो वह चलने लगती है, तो वह चलने लगती है। इसी प्रकार किसी चलती हुई वस्तु पर गति की दिशा के विरुद्ध बल लगाकर उसे रोका जा सकता है, उदाहरण के लिए मेज पर रखी गेंद को धीरे से धकेलने पर वह चलने लगती है, ठीक है, वह चलने लगती है। इस प्रकार क्रिकेट के खेल में एक गतिमान गेंद को फील्डर, है ना, जो आपका क्षेत्र रक्षक होता है, हाथ लगाकर भी उसे रोक सकता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे बल क्या है, कि बल है एक ऐसा आपका जो किसी वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने का प्रयास कर सकता है या गति की अवस्था से उसको विराम में ला सकता है। जैसे अब ये आपको बताया यहाँ पर कि क्रिकेट के मैदान में जो खिलाड़ी किसी बल्लेबाज किसी गेंद को हिट करता है, जो बाउंड्री की तरफ जाती है, जो वहाँ पर फील्डर्स होते हैं बच्चों, अपने हाथों के माध्यम से उस गेंद को बाउंड्री तक जाने से रोक लेते हैं, ठीक है। तो उसको बल लगा के उसको यानी कि गति की अवस्था बच्चों कम कर देते हैं, गति की अवस्था से उसको विराम की अवस्था में ले आते हैं, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं। तो बल एक तरीके से क्या हो गया बच्चों, आपका बल वह बाह्य कारक हो गया एक तरीके से आपका, जो किसी भी वस्तु को गति की अवस्था में या विराम की अवस्था में लाने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है, उसको यहाँ पे बल कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि बल वह बाह्य खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था या विराम की अवस्था में लाने का प्रयास करता है या ले आता है, ठीक है। तो देखिए, बल क्या है, बल वह धकेल या खिंचाव है जो किसी देखिए, बल वह धकेल या खिंचाव है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था में गति, है ना, जो वस्तु की विराम अवस्था में देखिए क्या हो गया यहाँ पे, वस्तु की विराम अवस्था में अथवा गति अवस्था में अथवा उसके आकार में व आकृति में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हो गया बच्चों, जो विराम की अवस्था में वो, गति की अवस्था में वो, ठीक है, उसको रोकने, उसके आकार में या आकृति में, ठीक है, जो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसको यहाँ पे बच्चों क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है। यह बल की गुणात्मक परिभाषा है, ठीक है। और बल बच्चों क्या होता है आपकी, बल एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है बच्चों, आपकी सदिश राशि है। और इसको व्यक्त करने के लिए बच्चों हम इसे व्यक्त करते समय इसके परिमाण व दिशा, जब सदिश राशि होती है बच्चों तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों ही आती है, दोनों की हमको आवश्यकता होती है, दोनों को ही बताना आवश्यक है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में ऐसा पद्धति में बल का मात्रक बच्चों क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर कहीं पर न्यूटन लिखा हुआ है इसका मतलब आपको बल दे रखा है, ठीक है। जिसका जो संकेतांक होता है उसको आप एन से यहाँ पर दिखाते हैं। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक बच्चों क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, आपका डाइन होता है, ठीक है। सभी प्रकार के बलों को निम्नलिखित दो श्रेणियों बच्चों यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है। देख लेते हैं बच्चों कौन कौन सी वो दो श्रेणियां हैं। बच्चों दो श्रेणियां आपकी ये वाली हैं, देखिए क्या कहते हैं दो श्रेणियां यहाँ पर बच्चों आपकी। नंबर एक आपका कहता है बच्चों यहाँ पे संपर्क अथवा, है ना, संस्पर्श बल, ठीक है, संस्पर्श या संपर्क बल, ठीक है। तो वे बल बच्चों आपके कॉन्टेक्ट फोर्स यहाँ पर आपके आ रहे हैं यहाँ पर ये वाले, ठीक है। संपर्क बल इसको यहाँ पर कह रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। कॉन्टेक्ट फोर्स आपका कि वे बल जो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने के कारण कार्य करते हैं, जैसे घर्षण बल हो गया, श्यान बल हो गया, किसी तल पर कार्यरत अभिलंबित प्रतिक्रिया बल हो गया, प्रत्यास्थ बल हो गया। तो जैसे घर्षण बल है, नॉर्मली अगर आपने देखा होगा बच्चों कि अगर आप किसी मेज पर किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं तो कुछ दूरी तय करती है, फिर वो रुक जाती है, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं न्यूटन्स के लॉ, वैसे तो हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों, बट न्यूटन्स का लॉ ये कहता है बच्चों
कि यदि कोई वस्तु आपकी गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में तो विराम की अवस्था में रहेगी। तो जैसे ही हमने एक मेज पर देखा कोई हमारा ऑब्जेक्ट था, वो विराम की अवस्था में रखा, तो वो तब तक ऐसे ही रहेगा जब तक हम उसको बच्चों धकेलने के लिए, धक्का नहीं देने के। जैसे हमने उसको धक्का दिया, ठीक है, तो कुछ दूरी तय करता है। तो तय करने का मतलब क्या है कि बच्चों गति की अवस्था में आ गया, ठीक है। तो गति की अवस्था में आ गया तो रुकना नहीं चाहिए, रुकेगा तब जब हम उस पर कोई बल लगाएंगे। तो हमने तो कोई बल लगाया नहीं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को मेज पर रखकर धक्का दिया, तो धक्का देने के बाद या धकेला हमने या बल लगाया तो कुछ दूरी तय करता है, फिर वो रुक जाता है। तो उसको रोक कौन रहा है? तो यानी कि वहां पर भी एक बच्चों बल काम करता है, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं बच्चों घर्षण बल, ठीक है। क्या कहते हैं? घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है? दो गतिमान या एक कह दो कि एक गतिमान एक स्थिर वस्तु के संपर्क तलों के बीच में जो बल लगता है, जो हमेशा गति के विपरीत काम करेगा। घर्षण बल का मतलब होता है जो गति जहां हो रही जिस तल पे, उसकी गति के संपर्क तल के विपरीत काम करता है, जिससे वस्तु आपकी गति का विरोध करते हुए कुछ दूरी तय करके रुक जाती है, विराम की अवस्था में आ जाती है। तो घर्षण बल तभी काम करेगा जहां पे उसका संपर्क हो रहा होगा, जहां संपर्क नहीं हो रहा वहां पे घर्षण बल काम नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों आपका श्यान बल हो गया। तो यानी कि ये तभी बल काम करेगा, संपर्क बल आपका, जब वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होगी। अगर संपर्क में नहीं है तो ये बल काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया आपका बच्चों असंपर्क बल, यानी कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो ये नाम से क्लियर हो रहा है, असंपर्क यानी कि जहां संपर्क की हमें कुछ आवश्यकता ना हो, ठीक है। वे बल जो ऐसी दो वस्तुएं जो संपर्क में ना हो के बीच कार्य करते हैं, असंपर्क बल कहलाते हैं। कौन से बल कहलाते हैं? असंपर्क बल कहलाते हैं, ठीक है। यह बल वस्तु के अंतर्निहित अभिलक्षणों, ठीक है, यानी कि जो इंटरनल आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे के कारण अस्तित्व में आता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों, है ना। विद्युत बल आपका हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युत बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया। बच्चों आप इनके बारे में पढ़ेंगे जब आप 12th क्लास में जाएंगे, तो वहां पर आप इनके बारे में पढ़ पाएंगे कि यदि आपके पास में मान लेते कि यहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट आपके पास में, इसका मास मान लेते कि यदि मान लेते हैं कि इसका जो मास होगा बच्चों, अगर आपके पास में ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट स्मॉल ए पॉइंट, कैपिटल ए पॉइंट कैपिटल बी पॉइंट पर है, और इनके जो मास है बच्चों, मान के चलें अगर हम यहाँ पे, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो देन उस केस में बच्चों यहाँ पे एक बल काम करता है। बल की जो वैल्यू निकल कर आती है, गुरुत्वाकर्षण बल जो आपका काम करता है, यानी कि ये वाला जो बल काम करेगा बच्चों आपका, ये काम करता है आपका F बराबर 1/, ये बल बच्चों काम करता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे में r स्क्वायर। तो ये बच्चों बल काम करता है आपको गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि जहां पर दो द्रव्यमान होंगे वहां पर हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों काम करेगा, ठीक है। तो क्या वैल्यू होते हैं? कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर, ठीक है। तो ये बल का फॉर्मूला होगा। और इसके आप दूसरा अगर देखें बच्चों यहाँ पे, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल आपका होगा, ठीक है, तो वैद्युत बल के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, मान लेते हैं कि अगर आपके पास में दो चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे लाइक आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी बच्चों आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यानी कि इस पर चार्ज Q होगा, इस पर चार्ज बच्चों Q2 होगा, इस पर मान लेते हैं Q1 होगा, दोनों बीच की डिस्टेंस बच्चों स्मॉल r होगी। तो यदि आपके पास में दो चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच में काम करने वाला जो वैद्युत बल होगा उसकी वैल्यू होगी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू बच्चों आपकी कांस्टेंट होती है, ये वैल्यू आपकी बच्चों कैसी होती है बच्चों? आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका मान कितना होता है? 9 गुना 10 की पावर 9। तो आपकी वैल्यू आ जाती है F बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी वैल्यू आ जाती है निकल के, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी तरीके से बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो यानी कि बच्चों आपका ये वो बल होगा जहां पे इन्हें संपर्क की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर दो चार्ज पार्टिकल आसपास में है, जैसा आपने देखा होगा कि दो मैग्नेट कहीं रखी हुई हैं, तो उनके बीच में ऐसा नहीं कि बल तभी काम करे जो चिपकेंगी,
बिना चिपके भी वो बल का महसूस कर पाती है। हमने देखा होगा कि एक मैग्नेट को अगर सेम पोल जाते हैं तो जैसे एक मैग्नेट रखते हैं और सेम पोल की दूसरी लाते हैं, तो पहली वाली जो मैग्नेट होती है बच्चों आपकी आगे की तरफ भागने लगती है, वो उसको टच ही नहीं करते लेकिन आगे की तरफ गति करने लगती है उस बल के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको बातें ध्यान रखनी होंगी। चलिए, अगर ये बातें बच्चों आपके क्लियर हो जाती हैं तो आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि बलों के कुछ विशेष प्रकार, तो बलों के विशेष प्रकार में देखें बच्चों अगर हम, तो पहला जो हमारा टॉपिक जाता है बच्चों यहाँ पे वो जाता है आपका तनाव बल, टेंशन फोर्स। ठीक है, तो तनाव बल नॉर्मली क्या होता है कि यदि आपने किसी रस्सी के माध्यम से कोई भी ऑब्जेक्ट बांध दिया है तो जो रस्सी का जो भार होगा वो हमेशा ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ काम करता है, तो उस भार की वजह से उस रस्सी में तनाव उत्पन्न हो जाता है। वो जो तनाव उत्पन्न होगा हमेशा भार के अपोजिट काम करेगा, यानी कि अगर कोई दृढ़ हिस्से से बांध रखा है तो हमेशा डोरी में तनाव यानी कि तन जाएगी डोरी, तो उस तनाव को यहाँ पर कहा जाता है तनाव बल, है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, किसी तनी हुई रस्सी, धागे अथवा चैन द्वारा, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बच्चों कि हमारे पास में यहाँ पे एक रस्सी वस्सी थी और इस रस्सी के माध्यम पुली है और हमने यहाँ पे कोई एक आपका ऑब्जेक्ट डाल रखा है या बी लगा रखा है और यहाँ पे इसको बांध रखा है। ठीक है, आरोपित बल के विरुद्ध लगाए गए बल को तनाव बल कहते हैं, यानी कि जो चैन द्वारा बल लगाया जा रहा है, ठीक है, उसके विरुद्ध जो बल लगेगा काम करेगा तनाव बल आपको कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु से दूर की ओर होती है, इसकी दिशा सदैव वस्तु से दूर की ओर होती है क्योंकि तनाव सदैव वस्तु को खींचता है, तनाव सदैव वस्तु को खींचता है। तनाव बल विद्युत चुंबकीय बल होता है। ठीक है, यदि रस्सी भारहीन है तो नंबर एक में क्या कहता है कि रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव बल का जो परिमाण होगा बच्चों वो समान रहेगा। ठीक है, नंबर 2 ये कहता है कि रस्सी से जुड़े सभी पिंडों का त्वरण भी परिमाण में समान रहेगा। जो भी रस्सी से आप जोड़ते हैं, यहाँ पे जैसे आपके पास ये रस्सी है, पुली के माध्यम से जोड़ रखा है ना, तो यहाँ जो तनाव होगा T1 और ये जो T2 आपका तनाव होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ काम करेगा। नंबर 3 जैसा आपको यहाँ दिखा रखा है, यदि ए यानी कि पहला वाला पार्ट आपका हो गया वाला, घिरनी का द्रव्यमान हो और बी रस्सी तथा घिरनी के बीच में घर्षण बल भी हो, तभी घिरनी के दोनों तरफ तनाव भिन्न भिन्न होगा। यदि घिरनी द्रव्यमानहीन यानी कि द्रव्यमान ही नहीं है, ठीक है, या और घर्षणहीन इसमें से कोई भी हो तो दोनों ही या दोनों हो तो घिरनी के दोनों तरफ तनाव समान ही होगा। या तो द्रव्यमान समान हो तब भी तनाव समान होगा या द्रव्यमानहीन हो तब भी तनाव समान रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि तनाव एक तरीके से क्या है कि जब किसी रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को हम बांध देते हैं तो रस्सी में तनाव उत्पन्न होता है, जिसको यहाँ पे तनाव बल कहते हैं। वो हमेशा आपके गति के विपरीत यानी कि ऊपर की तरफ तनाव बल काम करता है। ठीक है, बातें क्लियर होगी बच्चों। चलिए अब आगे चल लेते हैं। अब जैसे बच्चों अगर हम बात करते हैं जड़त्व के बारे में, तो जड़त्व क्या है? एक तरीके से बच्चों जो जड़त्व है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के यानी किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की एक माप को रिप्रेजेंट करता है, माप के बारे में बताता है। ठीक है, तो जड़त्व क्या है? तो जड़त्व जो है बच्चों किसी वस्तु का वो नियम है या वो परिभाषा इसमें हम देना चाहें तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको डेफिनेशन या इसको परिभाषित कर सकते हैं बच्चों कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वस्तु यदि विराम में है तो विराम में रहेगी और यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में बच्चों रहेगी। तो जड़त्व को इस तरीके से परिभाषित किया गया है और जड़त्व एक तरीके से क्या बच्चों द्रव्यमान की माप, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा जितना वजन उसमें होगा उसको गति की अवस्था में लाने के लिए उतने अधिक बल की आवश्यकता होगी, उसको रोकने के लिए उतने अधिक बल की आवश्यकता होगी। आपने देखा होगा कि क्रिकेट की बॉल है ना जिसको बल्लेबाज बहुत तेजी से हिट करता है ना, और एक फील्डर जो होता है उसको आराम से उसको कैच आउट करके यानी कि कैच कर लेता है जिससे आपका वो खिलाड़ी आउट हो जाता है। क्योंकि वो आपका ऑब्जेक्ट बच्चों छोटा है उसमें मास कम है इसलिए उसमें गति ज्यादा होते हुए भी उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर यदि पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर गति कर रहा हो तो उसको रोका नहीं जाता बच्चों, वहां से भागा जाता है
चूंकि उसको रोकने के लिए उतने अधिक बल की आवश्यकता होती है और वो हमारे पास में होता नहीं है, चूंकि अगर हम बच्चों वहां पर रहे तो वो हमारे ऊपर से भी होता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता चाहिए। तो इसलिए एक तरीके से क्या है, जो जड़त्व है, जड़त्व किसी वस्तु के बच्चों द्रव्यमान की एक तरीके से माप है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी बच्चों उतना अधिक होगा। तो जड़त्व को यहाँ पे बच्चों दो तरीके से रखा गया है, एक विराम का जड़त्व रखा गया है, बल्कि तीन तरीके से, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व, तीसरा रखा गया है बच्चों दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारे दैनिक जीवन का अनुभव यह है कि किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मेज को खिसकाने के लिए हम अपनी मांसपेशियों पर तनाव डालकर मेज को धकेलते हैं, अर्थात हम मेज पर बल लगाते हैं। जैसे मेज पर बल लगाए तो आगे की तरफ खिसकेगी बच्चों। ठीक है, इस प्रकार हॉकी के खेल में गेंद को चलाने के लिए गेंद पर हॉकी से टक्कर मारकर बल लगाते हैं। हॉकी का जो खेल होता है बच्चों, जो हमारे पास वहां पे एक बॉल होती है उसको हॉकी से हिट करते हैं ना, बल लगाते तभी तो आगे की तरफ हिट कर मतलब चलती है वो। अतः स्पष्ट है कि यदि बल ना लगाएं तो बल ना लगाया गया होता तो वस्तु गति में ही नहीं आती। अतः प्रत्येक वस्तु का एक गुण होता है जिसके कारण स्थिर वस्तु सदैव स्थिर अवस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो वस्तु का यह गुण बच्चों क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार किसी वस्तु में अपनी स्थिति अथवा स्थिर अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाले गुण को बच्चों क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, और जड़त्व को बच्चों कितने भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में। ठीक है, नंबर एक विराम का जड़त्व, नंबर दो गति का जड़त्व, नंबर तीन बच्चों दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो विराम का जड़त्व क्या है बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे ये वाला, तो ध्यान देंगे जैसे विराम का जड़त्व आ रहा है बच्चों, है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना, विराम का जड़त्व। तो बच्चों इसके नाम से क्लियर है कि यदि कोई वस्तु बच्चों विराम की अवस्था में है ना, यदि कोई वस्तु आपकी विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे आप क्लास में जाते हैं बच्चों, ठीक है, आप वहां पे देखते होंगे कि आपके एक दीवार पे वॉल पे है ना एक घड़ी लगी हुई है, तो ऐसे ही रहते चूंकि वो विराम की अवस्था में। तो आप जब अगले दिन जाएंगे बच्चों तो तब भी आपको वो उसी जगह रखी मिलेगी। जैसे आपकी चेयर है ना, अगर आपकी चेयर को आप जिस जगह उसको छोड़ के जाते हैं तो आपको वो अगले दिन भी वहीं पर मिलेगी, क्योंकि वो गति की अवस्था में नहीं है, उस पर काम करता है बच्चों विराम का जड़त्व, है ना। क्योंकि अगर आपने बल लगाया तो उसकी स्थिति वहां पे चेंज हो सकती है, अदरवाइज नहीं तो वो जिस जगह रखी है वो ऐसी ही रखी रहेगी, चाहे आप 10 दिन बाद जाएं या 1 साल बाद जाएं या 10 साल बाद जाएं। ठीक है, अगर आप बल लगा रहे हैं तो उसकी स्थिति वहां से चेंज हो सकती है, अदरवाइज वो वैसी की वैसी आपकी रखी रहेगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह सदैव स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भारी यानी कि बच्चों बाहर से, ठीक है, बल ना लगाए जाए। वस्तु के इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। वस्तु के इस गुण को बच्चों क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार बाह्य बल की अनुपस्थिति में रखी वस्तु अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का बच्चों विरोध करती है। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि यदि बहुत बड़ी गाड़ी यानी कि जो बस होती है, कई बार क्या हो जाता है बच्चों से पंचर हो जाता है, वो खराब हो जाती है, तो बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट हो जाने की वजह से वो विराम में जाती है। उसको गति कराने के लिए आपने कई बार ऐसा देखा होगा रोड पे सड़कों के माध्यम से कि कम से कम 8 से 10 लोग उसको धक्का दे रहे होते हैं चलाने के लिए। ठीक है, अब 8 से 10 लोग क्यों दे रहे होते हैं, चूंकि उसमें द्रव्यमान इतना ज्यादा है, उसको गति कराने के लिए हमको उतने अधिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो एक व्यक्ति के बल से नहीं खिसक पाएगी। जबकि अगर एक साइकिल खराब हो जाए तो साइकिल में बच्चों वजन इतना कम होता है कि हम उसको उठा के भी लेके जा सकते हैं अपने हाथों से। ठीक है, लेकिन एक बस को नहीं उठाया जा सकता, एक ट्रक को नहीं उठाया जा सकता, तो उसको धकेलने के लिए हमें, और एक आदमी की नहीं, उसमें धकेलने के लिए हमें 4 से 5 लोग, 5 से 6 लोग या 7 से 8 लोगों की हमें आवश्यकता पड़ती है बच्चों। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे ध्यान से। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, उसमें पहला एग्जाम्पल क्या रहा है आपका, रेलगाड़ी या बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों, अचानक मान लो जैसे बस है आपकी, तो बस आपकी विराम अवस्था में है,
उसमें कोई बैठा यात्री है, तो बच्चों वो भी चूंकि उसका पूरा शरीर प्लस उसके बच्चों पैर है ना उस बस के धरातल से लगे हुए हैं। चूंकि बस आपकी विराम की अवस्था में है तो इसलिए शरीर भी और पैर भी विराम की अवस्था में है। लेकिन जैसे ही रेलगाड़ी आपकी बस अचानक चलती है तो तुरंत गति की अवस्था में जाती है, जिसके कारण आपके शरीर के पैर उसके संपर्क तल में होने के कारण बच्चों तुरंत गति की अवस्था में जाते हैं। लेकिन जड़त्व के कारण, द्रव्यमान के कारण जो हमारे शरीर का ऊपर का हिस्सा होता है बच्चों विराम की अवस्था बने रहता है। ठीक है, जिसके कारण जैसे अचानक गाड़ी चलती है तो हमारे गति की अवस्था में पैर तुरंत आ जाते हैं, परंतु ऊपर का शरीर का हिस्सा नहीं आ पाता और इस वजह से बच्चों हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा बसों में कि जब आप जा रहे होते हैं बसों में, जैसे अचानक बस चलती है तो आपको एक झटका सा लगता है पीछे की तरफ, तो बच्चों इसलिए लगता है वो जड़त्व के कारण। ठीक है, क्योंकि हमारे पैर गति की अवस्था में तुरंत आ जाते हैं जबकि हमारा शरीर नहीं आ पाता, वो कुछ पल बाद आ जाते हैं जिससे हम सामान्य अवस्था में उस बस में गति कर रहे होते हैं। नंबर दो में क्या कहता है बच्चों कि कंबल को छड़ी से पीटने से या हाथ में लेकर झटक देने से धूल के कण बच्चों अलग हो जाते हैं। आपने कभी भी बच्चों नोटिस किया होगा घर पे कि अगर आपके पास में कोई कंबल है उसको आप झाड़ रहे हैं किसी डंडी से तो उसमें धूल के कण बच्चों आपके अलग हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बच्चों आपका इसलिए हो रहा है कि मान लेते हैं कोई कंबल है विराम की अवस्था में, उस पर जो धूल के कण लगे हुए जो चिपके हैं वो भी विराम की अवस्था में, तो वो विराम की अवस्था में होने की वजह से उससे अलग नहीं हो पा रहे। लेकिन बच्चों जैसे ही मान लो कोई डंडी मारते हैं, जिस हिस्से में मारते हैं तो डंडी के स्पर्श होते ही कंबल का वो हिस्सा तुरंत गति की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, गति की अवस्था में आ जाने के कारण वो हिस्सा उस धूल के कण, जबकि धूल के कण द्रव्यमान की वजह से अपनी विराम की अवस्था में बने रहते हैं और जैसे छठ जिस हिस्से में लगते हैं कंबल के तो वो गति की अवस्था में तुरंत आ जाता है और धूल के कण अपनी जगह से वहां से बच्चों हट जाते हैं क्योंकि वो गति की अवस्था में नीचे की तरफ चला जाता है। और इसके साथों साथ बच्चों क्या होता है कि जो धूल के कण होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व के कारण बच्चों उस कंबल से अलग होकर नीचे की तरफ पृथ्वी की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, तो आपने कभी भी बच्चों नोटिस किया होगा कि जब हम कंबल को झाड़ते हैं या डंडी से पीटते हैं तो वहां से धूल के कण अलग हो जाते हैं। तो धूल के कण अलग होने का कारण यही है बच्चों कि कंबल और धूल के कण विराम की अवस्था में होते हैं, डंडी जैसी जिस हिस्से में लगती है तुरंत उसको गति की अवस्था में ले आते हैं, जबकि धूल के कण गति की अवस्था में नहीं आ पाते और वहां से वो बच्चों आपके अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तीसरा, जैसे कह रहा है कि यदि एक गिलास को कार्ड से ढककर, है ना, ये मान लेते हैं कि आपके पास में मान लेते हैं यहाँ पे कोई गिलास होगा इस तरीके से, है ना, ये मान लेते हैं कि वो गिलास आपके पास में इस तरीके से है। ठीक है, ये गिलास आपके पास में आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये गिलास मान लेते हैं आपके सामने आ चुका है। अब इस गिलास में आपने मान लेते हैं कि कोई गत्ता आपने लगा दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कोई गत्ता लगाया और यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने कोई एक सिक्का रख दिया इस तरीके से। तो ये कहना चाह रहा है आपसे कि जैसे ही एक गिलास को कार्ड से ढककर कार्ड के ऊपर एक शीशे यानी कि ब्लैक रंग का जो सिक्का है ना रख देते हैं और कार्ड को तेजी से जब धक्का देते हैं, यानी कि इसको जब धक्का देंगे तेजी से तो क्या होगा कि जो गत्ता है आपका ये तुरंत गति की अवस्था में आएगा और इसके ऊपर जो सिक्का विराम की अवस्था में रखा था तो गति की अवस्था में तुरंत नहीं आ पाएगा, वो विराम की अवस्था में बने रहेगा, जिसके कारण गत्ता आपका अलग हो जाएगा जबकि सिक्का आपको ऊपर की तरफ रहेगा और फिर ग्रेविटी की वजह से बच्चों सिक्का आपका गिलास के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, गिलास के अंदर आपका बच्चों गिर जाएगा। और नंबर 4 देखें कि बंदूक के छर्रे अथवा गोली से खिड़की के कांच में एक स्पष्ट छेद बन जाता है लेकिन कांच नहीं टूटता। इसका कारण क्या है? तो जैसे जब भी हम किसी कांच पे बच्चों गोली से फायर करते मतलब बंदूक से फायर करते हैं तो जो गोली होती है वो इतनी तीव्र वेग से जाती है कि कांच के जिस हिस्से से टकराती है उस हिस्से के पार्टिकल्स जो भी होते हैं उनको गति की अवस्था में तुरंत ले आती है, जबकि बाहर का जो हिस्सा होता है यानी कि उसके आसपास का जो हिस्सा होता है वो विराम की अवस्था में बने रहता है। ठीक है,
तो जब गोली से मतलब बंदूक से फायर करते हैं तो गोली इतनी तीव्र जाती है कि वो साथ साथ उस कांच के पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाती है, और इस वजह से बच्चों वहां पर वो एक होल बन जाता है। और जबकि अगर हम एक पत्थर से कांच पे हिट करते हैं तो वो उस कांच को चटका देता है, उस कांच को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसमें इतना वेग नहीं हो पाता कि वो सारे पार्टिकल्स को विराम की गति की अवस्था में लेकर आ पाए। जब वो विराम की अवस्था में बने रहने का प्रयास करते हैं, उसको हिट करते हैं, तो बच्चों वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी है। अब आगे चले हैं बच्चों आपका, अब जैसे आगे चलते हैं यहाँ पे, तो ये कहता है बच्चों आपका गति का जड़त्व। अब गति के जड़त्व में बच्चों क्या होता है कि यदि वस्तु आपकी गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई से बाह्य बल ना लगाकर रोक ना दे। जैसे आप जानते हैं कि बच्चों नाभिक के चारों तरफ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं वो लगातार गति करते रहते हैं, है ना। सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, तो गति करते रहते लगातार बच्चों आपकी। ठीक है, अब देखते होंगे जो आपके पास घड़ी होती है उसमें जो सेकंड वाली सुई होती है वो लगातार कंटिन्यूसली गति कर रही रहती है, गति करती रहती है। जैसे आप उंगली लगा लेंगे ना बीच में, तो वो जो गति करती हुई सुई रुक जाती है। तो तभी रुकेगी जब उस पर आप कोई बल लगाएंगे। अगर आपने बल नहीं लगाया तो वो गति की अवस्था में बच्चों कंटिन्यू रहती है। ठीक है, यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह उसी चाल से उसी सरल रेखा पर चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी यानी कि बाहर से है, ठीक है, बल ना लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। इस प्रकार बाह्य बल की अनुपस्थिति में गतिमान वस्तु अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, अब इसके बच्चों उदाहरण देख लीजिए। जैसे पहला बच्चा आपको उदाहरण कहता है कि चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक देने पर उसमें यात्री का सिर आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों? जब गाड़ी चल रही है तो गाड़ी गति की अवस्था में, उसमें जो बैठा व्यक्ति होगा, ठीक है, तो वो भी गति की अवस्था में होगा। उसके पैर उस गाड़ी के संपर्क तल से लगे हुए तो वो भी गति की अवस्था में होंगे। लेकिन जैसे ही बच्चों उसको रोकते हैं तो गाड़ी तुरंत विराम की अवस्था में आ जाती है, और गाड़ी से लगे हुए हमारे पैर वो भी तुरंत विराम की अवस्था में आ जाते हैं। परंतु हमारे शरीर का ऊपर का जो हिस्सा है बच्चों वो तुरंत एकदम विराम की अवस्था में नहीं आ पाता, जिसके कारण जैसे ही अचानक ब्रेक लगाते हैं तो हम चलती हुई गाड़ी में आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, हमारे पैर विराम में आ जाते हैं, शरीर नहीं आ पाता। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। नंबर 2, चलती हुई गाड़ी के कूदने पर मनुष्य को गाड़ी के चलने की दिशा में कुछ दूर तक दौड़ना पड़ता है। क्यों? जैसे ही चलती हुई गाड़ी से बच्चों कोई भी व्यक्ति उतरता है तो वो उसके पैर और उसका शरीर दोनों गति की अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही उतरेगा तो उसके सबसे पहले पैर पृथ्वी को स्पर्श करेंगे, और जैसे ही उसको स्पर्श करेंगे तो पैर तुरंत विराम की अवस्था में जाते हैं, जबकि ऊपर का जो शरीर का हिस्सा है वो गति की अवस्था में बने रहता है। यदि वो दौड़ेगा नहीं तो पैर विराम की अवस्था में तुरंत आ जाएंगे और शरीर का ऊपर का हिस्सा गति की अवस्था में जाएगा, जिससे वो गिर जाएगा। ठीक है, तो चलती हुई गाड़ी से बच्चों जब उतरते हैं हम तो अपने आप को गिरने से बचाने के लिए में गाड़ी या गति की दिशा में, जहां गाड़ी चल रही है, जिस दिशा में गाड़ी गति कर रही है उसी दिशा में हमें कुछ कदम या कुछ दौड़ना पड़ता है, जिससे कि हमारा ऊपर का हिस्सा यानी कि शरीर का जो धड़ कहते हैं इसको आप, और पैर दोनों एक साथ विराम की अवस्था में आ जाएं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चों आप गिर जाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चों यहां देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति द्वारा एक सिक्का ऊपर उछालने पर वह पुनः उस व्यक्ति के हाथ में ही वापस आ जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति तथा सिक्के दोनों का क्षैतिज वेग गाड़ी के वेग के समान होता है तथा दोनों ही गति की अवस्था में होते हैं। अतः सिक्के को ऊपर उछालने पर जितने समय में वह वापस नीचे आता है उतने समय में सिक्के तथा व्यक्ति द्वारा क्षैतिज वेग से चली दूरी समान होती है, जिससे सिक्का पुनः फेंकने वाले व्यक्ति के हाथ में ही आकर बच्चों गिरता है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। आगे बच्चों आपका है दिशा का जड़त्व। ठीक है, जिसमें दिशा मायने रखती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब अगर आपके पास में एक डोरी में अगर आप एक पत्थर बांध लेते हैं, उसको जब ऐसे घुमा रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, और जैसे अचानक छोड़ते हैं तो जिस दिशा से आप मतलब जिस एंगल से आप उसको छोड़ रहे होते हो तो उसकी स्पर्श रेखा में बच्चों वो पत्थर आपका आगे की तरफ गति करने लगता है, यानी सीधी रेखा में चला जाता है। ठीक है, तो देखिए वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में होने
वाले परिवर्तन का बच्चों विरोध करता है, उसको कहते हैं दिशा का जड़त्व। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। जब तीर वेग से गति करती बस किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण यह है कि जब तीर वेग से गति करती बस घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तब उसमें बैठे यात्री की दिशा के जड़त्व के कारण पहली दिशा में ही गति करते हुए रहता है, जिसके कारण वह घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर बच्चों झुक जाता है, बाहर की तरफ हो जाता है। आपने देखा हो जैसे मोड़ पे गाड़ी मुड़ती है तो आप मान लो गाड़ी इस तरीके से मुड़ी तो आप इस तरीके से हो जाते हैं, तो झटका लेके चलते हैं आप, है ना। नंबर 2 देखिए बच्चों, यहाँ पे गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कणों से बचने के लिए मडगार्ड लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? इसका कारण बच्चों यह है कि गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कण अपनी दिशा के जड़त्व के कारण स्पष्ट रेखीय चाल की दिशा में गति करते हैं तथा वाहन को गंदा करते हैं। टायरों पर मडगार्ड लगाने पर कीचड़ के कण उससे टकरा कर रुक जाते हैं और वाहन गंदा होने से बच्चों बच जाता है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि हम यहाँ पर बच्चों यहाँ पर कह सकते हैं ये एक तरीके से बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मली जो जड़त्व होगा बच्चों द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा बच्चों हम कह सकते हैं जड़त्व भी आपको उतना अधिक होगा, जितना द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व बच्चों उतना कम होगा। ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए उतने अधिक बल की आवश्यकता होती है, उसको चलाने के लिए भी उतने अधिक बल की आवश्यकता होती है, जबकि हमारे पास जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसको रोकने के लिए उतने कम बल की आवश्यकता होगी, उसको गति के अवस्था में लाने के लिए बच्चों उतने कम बल की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।